Good morning, students. I hope all of you must have completed your notebooks till the work we have done yesterday. So today we move to the next topic of chapter 2, that is capacitance of parallel plate air capacitor. What we have to study in this class 12 is only the parallel plate capacitor. Capacitors can be of many types depending upon the shape of the capacitor. Capacitors बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो जिस तरह से इनके नाम हैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी ये कंडक्टर प्लेट्स होती हैं, इनके शेप्स होती हैं। तो अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो वो स्फीयर के फॉर्म में होंगे दोनों कंडक्टर्स, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो सिलेंडर के फॉर्म में होंगे जो प्लेट्स होंगे वो। और अगर हम जब क्या कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी दो पैरेलल प्लेट्स जिनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, इसी को हम क्या कह देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, लेट अस consider a parallel plate capacitor having air in the space between the plates। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर करते हैं जिसमें कि जो स्पेस है उस स्पेस में क्या भरा हुआ है, एयर। ठीक है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बहुत सारी डायमेंशंस हमने यहाँ पर, या बहुत सारी जो क्वांटिटीज जो हमें यूज में आने वाली हैं उनकी बात करें तो ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक, दोनों प्लेट्स का एरिया। और एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ए वो एरिया भी होता है जितना एरिया दोनों प्लेट्स का आमने सामने हो। ठीक, ये वो एरिया होता है, वो एरिया जो कि प्लेट्स का आमने सामने होता है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी एक प्लेट को खिसका दूँ तो पूरा एरिया कंसिडर नहीं होगा, केवल उतना ही एरिया कंसिडर होगा जितना कि दूसरी प्लेट के सामने आ रहा है। ठीक, सो एरिया ऑफ ईच प्लेट से यहाँ क्या मतलब है, दोनों प्लेट्स का वो एरिया जो एक दूसरे के सामने है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमने फिगर में भी मेंशन किया हुआ है कि डी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। मान लेते हैं कि इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है और हमने एक प्लेट को चार्ज दिया है प्लस क्यू, दूसरी प्लेट ऑटोमेटिकली चार्ज हो गई है माइनस क्यू। ठीक है, सो चार्ज दोनों प्लेट्स पर कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है, इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा क्या है, इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, एंड वी नो फ्रॉम चैप्टर 1 दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को हम कैसे देंगे, इसको हम देंगे बाय चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी हमें ये पता है कि कितना चार्ज टोटल इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर है और कितना एरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हर प्लेट की आपको गिवन होगी। तो उस कंडीशन में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। ऑब्वियस सी बात है कि हम ये पढ़ के आए हैं, कहाँ पढ़ के आए हैं, फर्स्ट चैप्टर में जब हमने गॉस लॉ किया था वहाँ पर हमने एक चार्ज प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक, और उस चार्ज प्लेन शीट की जगह अगर दो शीट्स आ जाए तो भी हमने कंडीशन स्टडी की थी। तो यहाँ पर भी इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर सिग्मा होगी इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है, एयर कैपेसिटर माना है, यानी ऐसा कैपेसिटर जिसका मीडियम क्या है, एयर। और हमें पता है कि सिग्मा क्या है, सिग्मा होगा क्यू बाय ए। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर दें, सिग्मा की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर दें, क्यू बाय ए। सिग्मा की जगह पर क्यू बाय ए सब्सटीट्यूट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम ई क्यू निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए निकाला हमने क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करके अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक, क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का वो क्या होता है Q बाय V। तो Q तो मुझे पता है कि इस कैपेसिटर पर चार्ज है प्लस Q यानी Q चार्ज है नेट, ठीक है। और V जो है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक, तो अगर मेरे को V मिल जाए तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम E निकालेंगे और E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, E की वैल्यू हो गई E इज इक्वल टू Q बाय A इंटू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है, अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है हमें, ये फॉर्मूला पता है, क्या पता है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल dV बाय dr, ये हमें पता है, ठीक। यहाँ पर dV बाय dr तब होता है कि जब जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल हो, बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो पोटेंशियल वेरिएबल नहीं है तो उस केस में हम E को क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं V बाय R, ठीक है, यानी पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता लग गई है, हमने निकाल ली है, ठीक। R, दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, D, कितना डिस्टेंस है, D। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि E इंटू R की जगह हमने क्या लिख दिया, D, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू E इंटू D, ये होगा, ठीक। तो यहाँ से E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो E की वैल्यू हम क्या पढ़ के आए हैं, अभी E की वैल्यू हम पढ़ के आए हैं, E इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ के आए हैं। तो E की जगह पर हमने Q बाय A एप्सिलॉन नॉट रख दिया, D एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ से E इज पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास V इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस यानी हमें Q बाय V निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में Q है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, V। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी V को Q के नीचे ले आए तो ये बाकी जो क्वांटिटीज हैं ये ऑपोजिट साइड में चली जाएंगी, तो Q बाय V विल बी इक्वल टू, ये A और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और D इनके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q बाय V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और हमें पता है कि Q बाय V क्या होता है, Q बाय V होता है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी गिवन बाय, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम कैसे देंगे, A एप्सिलॉन नॉट D, सॉरी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट यहाँ हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि मीडियम क्या है, एयर, ठीक। अब इंस्टेड ऑफ एयर इस पूरा जो ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स में हम के बीच में हम कंप्लीटली फिल कर देते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो K, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमने ले लिया कोई एक कैपेसिटर, उसके बीच में अब हमने एयर की जगह पर क्या कर दिया, एयर के लिए तो हमने निकाल लिया कि एयर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। अब इस जो स्पेस है बिटवीन द प्लेट्स इसको हम फिल कर दे बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, K, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट K A बाय D, यानी यूँ कह सकते हैं कि मीडियम जैसे ही हमने भर दिया तो मीडियम के साथ कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गई, क्या हो गई, K टाइम्स बढ़ गई, ठीक। ये यानी फर्स्ट चैप्टर में जब हमने फोर्स को डिफाइन किया था तो फोर्स को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, फोर्स के टर्म्स में भी हमने K को डिफाइन किया था, कैसे, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन द मीडियम, कुछ इस तरह से डिफाइन किया था। यानी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किसके टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ
capacitance, ratio of capacitances. So capacitance of the medium divided by capacitance of air is equal to K. यानी जब उन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया तो उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी, और जब हमने एयर रखी है उसके बीच में एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी, दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई एक और वर्ड से, एक और टर्म से हम जानते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। यानी चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दें चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोल दें, दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम ही हैं। ठीक, यानी दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट दिस के। ठीक है, वो दोनों किसकी बात कर रही हैं, के की बात कर रही हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझने लायक है। क्या समझने लायक है कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की, यहाँ पर चाहे वो एयर एज अ मीडियम हो, चाहे वो कोई मीडियम हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का डाल दिया हो, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ प्लेट्स। दोनों प्लेट्स का वो एरिया जो कि आमने सामने है, उस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ दोनों प्लेट्स जो हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, यानी जैसे जैसे प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया which is in front of the two plates which is in front of each other, and it is inversely proportional to the distance of the two plates. दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जब कैपेसिटेंस, किसी कैपेसिटर का एयर एज अ मीडियम हम यूज़ करते हैं और उसकी जगह पर अगर हम किसी दूसरे मीडियम को यूज़ करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाती है, कैपेसिटेंस आल्सो बिकम्स के टाइम। ठीक है, यानी अगर आपको एयर एज अ मीडियम के लिए आपको दे रखा हो कैपेसिटेंस और डायरेक्टली कहे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालिए, ठीक है, आपको एयर का कैपेसिटेंस दे दिया उसमें एज अ मीडियम, और मीडियम, उस मीडियम के लिए भी कैपेसिटेंस दे दिया, तो आप डायरेक्टली उन दोनों का रेशियो निकाल कर के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक है और इजी भी है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जहाँ A है प्लेट्स का एरिया, D है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स।